हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिब और ये है फिज़िकल केमिस्ट्री का 2019 का पार्ट 1 सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ही आपके लिए बहुत ट्रिकी है। मैं आपको सीधा सीधा ही बताऊंगा, ये आपके लिए ट्रिकी होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्यों होगा? क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज़ कभी बीएससी में पढ़ी नहीं होती है। मैं भी आपको थोड़ा सा ऊपर से ही बता पाऊंगा। ज़्यादा डीप जाने के लिए मुझे पूरा का पूरा हर्मिशन ऑपरेटर की नॉलेज देनी पड़ेगी आपको। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो आप मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स नहीं होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल ऐसे फॉर्मूले नहीं होते हैं। उनके लिए ऑपरेटर्स होते हैं। उनके लिए ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपने कोई एक पॉस्टुलेट पढ़ा होगा जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप कभी भी एक ऑपरेटर को किसी साई यानी कि एक वेव फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो आपके पास अगर वैल्यू ए इंटू साई आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू। तो यही हम काम ना ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स, मोमेंटम ऑपरेटर्स इनके साथ करते हैं। हम जब इनको ऑपरेटर्स को लगाते हैं साई के ऊपर तो हमें एक वैल्यू मिलती है, आइगन वैल्यू। इस आइगन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, इस आइगन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये ऑलवेज रियल चाहिए होती है। तभी तो आप बोलोगे कि मेरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। आप कैसे बोलोगे? आप इस तरीके से बोलोगे कि वो रियल होगी, तभी तो आप उसको बता पाओगे। 2.346, 2.948, 7.2, कोई भी एक वैल्यू होगी तभी तो आप उसको बोल पाओगे। तो आपको ये रियल वैल्यू चाहिए होती है। रियल वैल्यू होने के लिए आपके ऑपरेटर को क्या होना चाहिए? हर्मिशन होना चाहिए। अगर वो हर्मिशन नहीं है तो वो एक रियल वैल्यू नहीं देगा। तो हर्मिशन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं उसको जानने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन हर्मिशन के लिए डायरेक्टली देखना मैं आपको बता देता हूँ किसी भी ऑपरेटर को हर्मिशन कैसे देखना है आपको। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए इंटू ए ऑपरेटर का हर्मिशन, मैं एक मतलब कि एक मैं एक ऊपर डैगर का साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर डैगर का साइन। ये डैगर का साइन आप तब लगाते हो जब आपने चेक करना होता है उसका कॉन्जुगेट। आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिए और उस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना सीखिए। अगर आप अप्लाई करना सीख जाते तो आप पता लगा पाएंगे कोई चीज़ हर्मिशन है या नहीं है। जैसे कि ए कोई वैल्यू है, इनटू आप ऑपरेटर करो, रेस्ट बार डैगर करो, तो आपके पास ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा ए कॉन्जुगेट ए डैगर बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। उसके बाद डैगर इज समथिंग लाइक अ कॉन्जुगेट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैथमेटिकल डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वहाँ से आया आपके पास। तो उसके बाद अगर मेरे पास ए इंटू बी ऑपरेटर है और इसका मैं डैगर करता हूँ तो इट विल कम आउट टू बी डैगर इंटू ए डैगर, बी ऑपरेटर डैगर इंटू ए ऑपरेटर डैगर। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं करता हूँ ए प्लस बी का डैगर करना है, ए प्लस बी का डैगर करना है, ए प्लस बी का डैगर करना है आपने, ए प्लस बी का डैगर, तो इट विल कम आउट टू बी ए डैगर प्लस बी डैगर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। फिर मैं करता हूँ ए डैगर माइनस बी डैगर करता हूँ आपके पास, सॉरी ए माइनस बी का डैगर करता हूँ, ए माइनस बी का डैगर, तो इट विल कम आउट टू बी ए डैगर माइनस बी डैगर। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास और भी होते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है उसका डैगर करोगे तो इट विल कम आउट टू बी माइनस डी बाई डी एक्स, इट विल कम आउट टू बी माइनस डी बाई डी एक्स। डी स्क्वायर बाई डी एक्स का डैगर करोगे तो इट विल कम आउट टू बी डी स्क्वायर बाई डी एक्स। तो ये कुछ एक चीज़ें थी आपको जो प्रॉपर्टीज़ के तौर पे पता होनी चाहिए। अगर आप कभी कोई डैगर लगा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, एंड मान लो आपने ए डैगर लगाया, अगर ए डैगर ए के इक्वल आ गया, तो आप कहोगे योर ऑपरेटर इज हर्मिशन, योर ऑपरेटर इज हर्मिशन। ठीक है। उसके बाद अगर आप ए डैगर के ऊपर जो लगाते हो तो माइनस ए आ जाए, माइनस ए आपके पास आंसर आ जाए, तो यू विल से दैट आपके पास जो चीज़ है वो एंटी हर्मिशन है। मतलब आपको कभी रियल वैल्यू नहीं देगी, वो कभी रियल वैल्यू नहीं देगी, कभी आपको रियल वैल्यू नहीं देगी। ठीक है। उसके बाद अब मैं ऑप्शंस पे लगा के दिखाता हूँ आप इसको चीज़ को। ए डैगर जो होता है, ए डैगर जो होता है, मैं इसके ऊपर अगर मेरे को चेक करना है हर्मिशन या नहीं, तो मैं इसका होल का डैगर करूँगा, इसका होल का डैगर करूँगा और इसका आंसर चेक करूँगा। होल का जब डैगर करूँगा, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डैगर का डैगर इनटू आपका ए, क्योंकि आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, ये वाली प्रॉपर्टी। जब मैंने ये लगाई तो ए डैगर का डैगर जो हो गया वो आपका ए बन गया, और आपका इसका भी कोई डैगर था तो वो ए डैगर बन गया। तो आप देखोगे स्टार्टिंग में ये एक ऑपरेटर था और ये आपके पास वैल्यू आई है, तो दिस इज सेम, तो दिस इज हर्मिशन, दिस इज हर्मिशन, दिस इज एग्जैक्टली हर्मिशन। ठीक है। उसके बाद आपने ये वाले के ऊपर लगाया ए डैगर प्लस ए डैगर, तो ए डैगर के ऊपर जब आपने लगाया प्लस ए डैगर के ऊपर आपने जब लगाया, तो बेसिकली आपने क्या किया, इसका होल डैगर किया। जब होल डैगर किया तो इसके इंडिविजुअल पे आ गया डैगर, इसके इंडिविजुअल पर डैगर आ गया।
प्लस ए डैगर रेस्ट पर डैगर, इंडिविजुअल पर डैगर आ गया। फिर अब मैं इसके ऊपर पुरानी वाली प्रॉपर्टी फिर से लगाऊंगा, तो ए डैगर का डैगर इनटू ए डैगर प्लस ए डैगर का डैगर इनटू ए डैगर। तो आपके पास ये क्या आ गया, ए डैगर प्लस ए डैगर, ये सेम आ गया आपके पास। तो ये दोनों सेम है अभी, तो ये हर्मिशन है आपके सामने, ये हर्मिशन ऑपरेटर था आपके सामने। फिर मैं नीचे वाले पे करूँगा तो आप देखोगे ये भी हर्मिशन है, लेकिन जब मैं इस पे करूँगा, ये जो डी ऑप्शन है इसके ऊपर करूँगा, तो ए माइनस ए डैगर है मेरे पास, मैंने इसका होल का डैगर किया, तो मेरे पास आंसर आया ए डैगर माइनस ए डैगर ऑफ डैगर। ए डैगर ऑफ डैगर क्या बन गया, ए बन गया, तो ए डैगर माइनस ए डैगर आ गया, ए डैगर माइनस ए आ गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैगर और माइनस ऑफ ए माइनस ए डैगर। तो ये किसके इक्वल है, ये आपका एक ऑपरेटर था ये स्टार्टिंग में, और ये वाला जो है उसका माइनस है, तो आप क्या कहोगे, ये एंटी हर्मिशन है, दिस इज़ नॉट हर्मिशन, दिस इज़ एंटी हर्मिशन। तो ये वाला ऑपरेटर एंटी हर्मिशन है। थोड़ा सा लंबा हो गया इस ये वाला पार्ट, लेकिन ज़्यादा अब ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते और ज़्यादा। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ए माइनस ए डैगर आपका एंटी हर्मिशन हो गया, दिस इज़ नॉट हर्मिशन। उसके बाद आपको बोला गया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू NeAr Kr। नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन को आपने डिटेक्ट करना है इस वाले चीज़ के ऊपर। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहीं से आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आती है, यहीं से आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आती है, यहीं से आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है। एक बड़ी सी इक्वेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनता है। अब ऐसा है कि अगर आप इन तीनों ग्राफ्स को चेक करो तो आपने डिटेक्ट करना है कौन सा ग्राफ नियॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा आर्गन को और कौन सा क्रिप्टन को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा इन तीनों की जो टॉप पीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड को ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछले एग्जाम्स में बता रखा है, दैट इज आपके पास रूट 2RT अपॉन एम। अब टेम्परेचर सबके लिए सेम है, आर सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, एम डिफरेंट है सबके लिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसकी ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होगी। सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसकी है आपकी, ए वाले की सबसे कम है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द स्पीड इज ओवर हियर, ये एक्सिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम किसकी है, आपकी ए वाले ऑप्शन की सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो मतलब ए वाले का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, तो नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, क्रिप्टन का होता है, फिर आपका आर्गन का होता है, फिर नियॉन का होता है। 10 आपके पास जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि नियॉन विल रिप्रेजेंट सी जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और आपके पास क्रिप्टन विल रिप्रेजेंट ए जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जितने ऑक्यूपाइड है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशन से। आई होप समझ आ गया हो। अब आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास d2/dx2 d/dx, बेसिकली लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। अगर मान लो मैंने एक ऑपरेटर लगाया, ए ऑपरेटर, और मैंने लगाया x² + bx के ऊपर, x² + 3x के ऊपर लगाया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन x² प्लस ए ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन 3x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या अगर मैं बोलूँ कि एक ऑपरेटर ऐसा हो जिसको मैं इस फॉर्म में ना लिख सकूँ तो वो नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा, और अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकूँ तो वो लीनियर ऑपरेटर होगा, तो उन्होंने पूछा इसमें से नॉन लीनियर ऑपरेटर कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से इस रूट वाले ऑपरेटर को देखो, तो मान लो कि आपने रूट लगाया और रूट आप लेके गए 3x + x² के ऊपर, तो आप इंडिविजुअली दोनों पे रूट नहीं लगा सकते हो। मैंने अगर रूट दोनों पे कर दिया तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू √3x + √x², ये इसकी इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया। रूट इज़ नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, तभी हम रूट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वी ओनली यूज़ योर लीनियर ऑपरेटर्स, तो ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने बोला फॉर एन आइडल सोल्यूशन विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सी कॉम्बिनेशन करेक्ट है एक आइडल सोल्यूशन के लिए। एक आइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मान लो मैंने ए कोई कंटेनर के अंदर पड़ा था, बी कोई कंटेनर के अंदर पड़ा था, मतलब कि एक सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ए कोई कंटेनर के अंदर था, बी कोई कंटेनर के अंदर था, मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया। आपके पास क्या बन गया, ए बी बन गया। अगर आपकी इंटरैक्शंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू द इंटरैक्शंस ऑफ ए एंड बी बी, तो आप क्या कहोगे, जब इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, ए बी का बॉन्ड मतलब इंटरैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी क्योंकि सेम एनर्जी। तो आप कहोगे डेल्टा एच जो होगा वो आपका जीरो होगा। और ये कंडीशन होती है जब आप राउल्ट्स लॉ फॉलो करवाते हो, राउल्ट्स लॉ फॉलो करवाते हो। अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो करवाते हो तो आपके पास ये सीन बन जाएगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो करवाते हो तो आपके पास ये सीन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं राउल्ट्स लॉ को फॉलो करवाऊँ तो वहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होता है और आपका डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है। मतलब आप दो चीज़ों को मिला रहे हो तो उनको मिलाने के बाद 50 ml लेफ्ट को मिलाया, 50 ml राइट को मिलाया, तो आपके पास 100 ml बन जाएगा। और जो 100 ml होगा वो आपके पास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। कोई ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर 50 और 50 मिला तो 99 मिल जाता है, कोई ऐसे होते हैं जब 50-50 मिलाया तो आपके पास 101 हो जाती है। तो आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर 50 और 50 मिलाने के बाद आपके पास 100 ही बनेगा, आंसर 100 ही बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें ये बोलता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 10 मोल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 300 जूल्स पर केल्विन। तो आपको उन्होंने बोला है कि हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दे रखी है चीज़ें, तो उन्होंने पूछा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी पी माइनस सी वी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एन आर, क्या होता है, एन आर होता है। और मतलब अगर मैं सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर कर रहा हूँ तो सी पी मुझे पता है, कितना 300 है, सी वी मुझे निकालना है, एन मुझे पता है, और मुझे पता है जूल्स की वैल्यू, अगर मैं गैस कांस्टेंट की लिख रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया, सी वी 300 माइनस 83.14, यानी कि समवेयर अराउंड सी वी इक्वल्स टू 216.86 आ गया है, जो कि सी ऑप्शन है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। उन्होंने बोला वॉन डर वाल्स इक्वेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ इनटू आइडियल गैस इक्वेशन एट, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताई हुई है कि आप याद करो प्लैटिनम, याद करो थैलियम। तो इन दोनों को जब आप देखोगे, मैंने प्रीवियस ईयर्स में एक ट्रिक करवाई है, प्रेशर लो रखोगे, टेम्परेचर हाई रखोगे, प्रेशर को लो रखोगे, टेम्परेचर को हाई रखोगे, तो आपके पास वॉन डर वाल्स इक्वेशन आइडियल गैस में रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके पास हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बी ऑप्शन में बनता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे आपको दे रखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, आपको दे रखा है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ Kp और Kc का। जो Kp होता है दैट इज KcRT रेज टू पावर डेल्टा n होता है। Kp इज KcRT डेल्टा n होता है। ये फार्मूला है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर आता है, बहुत ही आसान फार्मूला है। डेल्टा एन जी क्या है आपके पास, डेल्टा एन जी इज दी नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट्स। और अगर मैं ध्यान से देखूँ डेल्टा एन जी को, तो इट विल कम आउट टू बी 2 - 4, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो बेसिकली के पी और के सी का जो रिलेशन आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, के पी और के सी का रिलेशन, it will come out to be RT raised to power delta n, एंड आपके पास डेल्टा n की वैल्यू -2 है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी RT raised to power -2, यानी कि ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और रेसिप्रोकल में जाने के बाद इट विल बिकम 1/RT raised to power स्क्वायर। और ये अगर क्या देखूँ क्या आएगा, 1/0.082 N2। आपके पास टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 273 + 520 अगर मैं करूँ तो इट विल कम आउट टू बी 793 केल्विन। तो 793 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आपके पास जो आ रहा है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.082 into 793
ये आपके पास वैल्यू आई है 65.026 और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर यानी कि इंटू 65.026 इज इक्वल्स टू 4228, यानी कि 1/4228 करना है आपने। तो 1 डिवाइडेड बाय 4228 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.00023, यानी कि 2.36 इंटू 10⁻⁻⁴ आपके पास आंसर आ रहा है, विच इज़ आपका कहाँ पे आ रहा है, ये आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, ये बी ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में आ रहा है आपके पास आंसर। आगे चलते हैं, आगे जा आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर बोला PQR ब्रांचेज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन। जो PQR ब्रांचेज होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, आप अगर आपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ा हो उसके अंदर आपके पास 2-3 तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं, जिसमें से एक होती है वाइब्रेशनल, एक होती है रोटेशनल, फिर आपके पास रमन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। वाइब्रेशनल रोटेशन को अलग अलग स्टडी करा जाता है, वाइब्रेशन रोटेशन को अलग अलग स्टडी करा जाता है, जिसके अंदर रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है BJ+1, और जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशंस को निकालने का फॉर्मूला होता है 2BJ+1। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी लेवल्स निकालने का फॉर्मूला होता है V+12 hν। ठीक है, V+12 hν, एंड जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं वो hν ही होती हैं आपके पास सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिला देते हो ना, इन दोनों को जब मिला देते हो तो नया स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है, क्योंकि आपका एक मॉलिक्यूल एक साथ वाइब्रेट और रोटेट दोनों कर रहा होता है। तो जब इन दोनों को मिला देते हो फॉर्मूलेस को और फिर आप एनर्जी ऑफ ट्रांजिशंस निकालते हो और फिर आप काम करते हो उसके ऊपर, तो स्पेसिफिकली आप वहाँ से वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम निकालते हो। और वाइब्रेशन रोटेशन जो स्पेक्ट्रम होता है, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एंड का जो रिजल्ट होता है इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास जो ट्रांजिशंस हो रही है वो यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन लेवल से एक एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशन लेवल पे हो रही है, और उस वाइब्रेशन रोटेशन के अंदर डिफरेंट मतलब उन वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होती हैं। उन रोटेशनल लेवल से एक्साइटेशन होगी ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशन लेवल के ऊपर। अब वो या तो डेल्टा J = +-1 के अकॉर्डिंग हो सकती है, या डेल्टा J = 0 हो सकती है। ठीक है, डेल्टा J = +-1 हो सकती है, डेल्टा J = 0 हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपके पास J = क्या था, यहाँ पे आपके पास J = 1 था, तो आप देख रहे हैं ये वाली ट्रांजिशन हो रही है, ये वाली ट्रांजिशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे J = 2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाके ये खत्म हो रही है, मतलब डेल्टा J = +1 हो रहा है आपके पास, और लेफ्ट साइड पे डेल्टा J = -1 हो रहा है। ये वाली जो है आपके पास J = 1 पे और ये J = 0 पे जाके अटैक कर, मतलब कि ट्रांजिट कर रही है अपने आप को, तो आपके पास डेल्टा J = -1 है, और बीच वाले में आप देखो तो कि डेल्टा J = 0 है। तो ये 3 टाइप की ट्रांजिशंस आपको शो होती हैं, एक डेल्टा J = +1, एक -1 और एक आपके पास 0। तो ये जो +1 वाला एरिया दिस इज कॉल्ड R ब्रांच, ये 0 वाला एरिया इज कॉल्ड Q ब्रांच, एंड लेफ्ट वाला आपका ये इज कॉल्ड P ब्रांच। तो ये आपके PQR लाइंस होती हैं जो कि आपको ऑब्टेन होती हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर, एंड दस आपका आंसर जो आएगा वो C ऑप्शन आ जाएगा, आपका आंसर C ऑप्शन आ जाएगा। आगे उन्होंने बोला द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वर्ड। तो मैंने आपको 4 मैक्सवेल इक्वेशंस याद करने को बोला था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना तो आप उसका वो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो G होता है दैट इज इक्वल टू H - TS, H जो होता है दैट इज इक्वल टू U + PV - TS। तो DG जब मैं निकालूंगा तो इट विल कम आउट टू बी DG इक्वल्स टू DU + PDV + VDP - TDS - SDT, ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद जो DU होता है दैट इज इक्वल्स टू DQ + DW, और जो DW होता है दैट इज DU = DQ + DW, और जो DQ होता है यू कैन राइट इट एज TDS, और DW को यू कैन राइट इट एज -PDV + PDV + VDP - TDS - SDT। यहाँ पे आप देखोगे TDS से TDS कट जाएगा और आगे PDV से PDV कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा VDP - SDT, VDP - SDT, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा DG = VDP - SDT, आपके पास आंसर आ गया। इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आप बॉर्न स्क्वायर को याद कर लीजिए, बॉर्न स्क्वायर को, जो कि सत्यप्रकाश वेरिटोल वाला है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं कि आपको कैसे निकालने होते हैं रिलेशंस, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, अगला आपको बोला गया थी एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज व्हाट। एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर,
जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है इट लुक समथिंग लाइक दिस, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। अगर मैं साई को बाहर ले लूँ तो आपके पास साई इधर आ गया कॉमन और आपके पास आंसर अंदर बन गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर सा लग रहा है एक वेव फंक्शन के ऊपर और आपको एक आइगन वैल्यू मिल रही है मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये ऐसे ही काम हो रहा है। तो दिस ऑपरेटर व्हेन ऑपरेटिंग ऑन साई इज गिविंग एन आइगन वैल्यू, तो दिस इज एन आइगन फंक्शन, दिस इज एन आइगन वैल्यू। और ये ऑपरेटर क्या है, ये कोई ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का जो नाम होता है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का जो नाम होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, क्योंकि दिस इज अ टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है आपके पास। ये कितनी टोटल एनर्जी है, क्योंकि ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है एंड ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू टोटल एनर्जी, और आपके पास ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। उसके बाद उन्होंने बोला था pH ऑफ 0.05 मोलर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन इज व्हाट। तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एन फैक्टर कितना है, क्योंकि ये दो H+ को रिलीज करता है, इसका एन फैक्टर है 2, इसका एन फैक्टर है 2। अगर मैं pH की बात करूँ तो यू ऑलवेज टेक, ये pH जो होता है वो होता है माइनस लॉग H+, एंड ये H+ की जो कंसनट्रेशन है यू टेक इट इन नॉर्मेलिटी नॉट मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी में लेना होता है आपको इसको। तो आपको गिवन क्या, मोलैरिटी, गिवन मोलैरिटी है, तो यू विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आपके पास मोलैरिटी है 0.005 इंटू 2 और बन जाएगा 0.01 बन जाएगा। दैट इज 10⁻² बन गया आपके पास। अब 10⁻² क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ दी H+ आइंस है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो माइनस लॉग 10⁻²। तो आपके पास pH जो आएगा वो pH आ जाएगा आपके पास 2। तो आप इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हो, pH 2 आ जाएगा आपके पास, pH 2 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, pH 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि नॉर्मेलिटी से डील करते हो आप, कंसंट्रेशन से नॉर्मेलिटी लेते हो जब आप pH की बात करते हो, pH की बात करते हो, मोलैरिटी की बात नहीं करते हो। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 717 केल्विन फॉर द रिएक्शन दिस इफ इट्स वैल्यू फॉर द रिएक्शन दिस इज गिवन। तो अगर मैं दोनों रिएक्शंस को देखूं, ये है H2 + I2 गिव्स 2HI और ये है HI गिविंग हाफ H2 + I2 हाफ I2। तो नीचे वाली रिएक्शन इज रिवर्स और ऊपर वाली रिएक्शन, और नीचे वाली रिएक्शन इज डबल दी ऊपर वाली रिएक्शन, और ऊपर वाली रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो नीचे वाली रिएक्शन क्या है, H2 + I2 गिव्स 2HI। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज 64। जब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो आपके आंसर आ जाएगा 2HI गिविंग H2 + I2। जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आपका रेसिप्रोकल क्या आएगा, K डैश इक्वल्स टू 1/64। ये आ जाएगा आपके पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर आपने क्या करना है, हाफ करना है इसको। तो हाफ जैसे आप करोगे तो HI हाफ H2 और प्लस हाफ I2। जब भी आप किसी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास डिवाइड करते हो तो आपके पास वही चीज़ पावर में चली जाती है। तो आपके K डबल डैश क्या आएगा, 1/64 रेस्ट पावर का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 आपने मल्टीप्लाई किया ऑल ओवर, 1/2 से मल्टीप्लाई किया मतलब हाफ किया, तो बेसिकली आप ये करोगे तो रूट करेंगे इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/8 एंड 1/8 जो आपका डी ऑप्शन में दे रखा है। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर चला जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में चला जाएगा। तो ये सब आपके पास होगा, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास द फिगर बिलो शोज द कार्नोट इंजन वर्क विच पार्ट शोज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने इस बारे में पिछले प्रीवियस ईयर में भी बात करी थी, जस्ट पिछले वाले में 2018 में बात करी थी हमने। तो कार्नोट इंजन का जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, ये वाला कौन सा होता है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, this is isothermal compression and this is adiabatic compression. So this part is your adiabatic expansion and it is represented by B to C or you can say 2 to 3. It is represented by 2 to 3, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ खत्म होते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री का 2019 का पार्ट 1 का सोल्यूशन। तो थैंक यू सो मच। अगली बार जब 2021 का सोल्यूशन आता है तो उसको भी सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।